मेरे को पता है। खंबा गड़ी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अरे गाना, वो उसका चांद सा रोशन चेहरा देख के गाना अपने आप ही याद आ गया, पता नहीं क्यों। चलो अच्छा, शुरुआत करते हैं। हाँ वेरी गुड। नोट्स अपने खुद से बनाने चाहिए, क्योंकि आपके जो नोट्स है ना, जब आप उसको लिखते हो ना, अपने खुद से अपने नोट्स बनाए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। जीडीपी में बाहर की कंपनी इंक्लूड होती है। देखो जीडीपी के अंदर बाहर की कंट्री इंक्लूड होगी अगर वो इंडिया के अंदर अपना सामान बना रही है तो। कंडीशन अप्लाइड। ठीक है तो। वेरी गुड मॉर्निंग ज्योति। चले फिर क्लास की शुरुआत करी जाए, क्योंकि हम समय पर आए तो आप लोग भी समय पर आइए। तुम्हारे घर के पास में मानस, अरे यार जाओ जरा देख कर आओ, उसकी लाइव फोटो लेकर आओ, फिर हम लोग भी देखें। प्लीज टेल मी, रिकॉर्डेड क्लासेस क्यों नहीं चल रही है? रिकॉर्डेड क्लासेस बेटा चल रही होगी, नेट का तो इशू नहीं है कोई। हम लोग कहाँ पे पहुंचे हुए थे? मैंने चैट ऑफ करी है, अब जरा ध्यान से सुन लो, ठीक है? उसके बाद में थोड़ी देर हम लोग बातें करेंगे, लेकिन अभी सुनिएगा। कल मैंने आपको बताया था बजट के बारे में, कि जो बजट होता है वो आपके 3 साल का एस्टिमेशन होता है। फिर वहीं पे मैंने आपको बता दिया था कि बजट के अंदर 2 चीजें आती हैं, और उसके बाद आज जो हमें पढ़ना था वो क्या था? टैक्सेस के बारे में पढ़ना था। यहीं पे थे हम लोग, हाँ या ना? अरे वो गाना वाना थोड़ी ना हम गाते, कैसन बात करते हो? वो तो ऐसे उस बेचारे का मुंह देख के हमको ऐसे याद आ गया था, तो हो गया था, है ना? चलिए अच्छा, हाँ बताओ। इको के नोट्स कैसे बनाएं समझ में नहीं आ रहा है। ओहो, चलो अभी हम बता रहे हैं कैसे बनाएं। देखो हमें पढ़ना था टैक्सेस के बारे में, राइट? देखिए अब कैसे नोट्स बनाने हैं बेटा। ऊपर हेडिंग लिखो टैक्सेस, हिंदी में लिख लेना कर, ऐसे लिख लो, ठीक है? फिर इसको इस तरीके से 2 हिस्से में डिवाइड करो कि जो टैक्सेस होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, बताते तो चलो जरा। 2 तरीके के होते हैं, है ना बेटा? रेवेन्यू और कैपिटल का मतलब क्या है? रेवेन्यू का मतलब है कि सरकार ने जो पैसा कमाया था उसका इस्तेमाल सरकार ने किया है, जिससे कि हमें तुरंत प्रॉफिट मिल सके, है ना? लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार ने पैसा तो खर्चा किया है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो प्रॉफिट है वो हमको लॉन्ग टाइम में मिलेगा, जैसे कि सड़कें हो गई, ये सारी चीजें हैं, ठीक है? और आप में से कितने ऐसे हैं जो भैया आज सुबह क्लास में नहीं आए थे मुंह दिखाई कराने के लिए? क्लास मिस मत किया करो, वरना फिर दिक्कत होगी, फिर आधी चीजें आएंगी समझ, आधी चीजें समझ नहीं आएंगी। तो शेरॉन को देखा था, तुम शेरॉन को ही देखो, नींद नहीं खुली। अब बताओ तुम्हारी नींद खुलवाने के लिए हम शेरॉन को भेजे हैं? आया था और गाना भी सुना था। चलो अच्छा सुनते हैं यहाँ पर। हाँ तो टैक्सेस जो होते हैं ना वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अब देखो सीखो कैसे नोट्स बनाने हैं, फिर कहोगे हमको नहीं आता। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, है ना? अब इसका मतलब क्या है? देखो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? ये वो कर होते हैं, ये वो टैक्सेस होते हैं जो हम सरकार को डायरेक्टली पे करते हैं। जैसे कि क्या हो गया? इनकम टैक्स। जैसे कि क्या हो गया? इनकम टैक्स हो गया, ठीक है? 7 बजे की क्लास कहाँ होती है? 7 बजे की क्लास यूट्यूब पे होती है, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, ठीक है? अच्छा तो ये क्या है? इनकम टैक्स। ये किस में आता है? ये डायरेक्ट टैक्स में आता है, जो कि हम डायरेक्टली सरकार को पे करते हैं। ओके, दूसरा सुनिएगा, कॉर्पोरेट टैक्स। ये कौन सा टैक्स होता है? आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि रिलायंस है, अदानी है, बिरला है, टाटा है, ये भी तो कुछ ना कुछ टैक्स देती होंगी ना सरकार को। तो इनके द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। तो ये जो टैक्स है ये हमारे द्वारा सरकार को डायरेक्टली दिए जाते हैं। हाँ, टीडीएस जो है वो हम डायरेक्टली नहीं पे करते हैं बेटा, वो तो इनडायरेक्टली है ना, वो हमारी सैलरी के ऊपर कटता है और फिर वहां से वो पैसा जाता है। ओके, अच्छा दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या क्या आता है? इसमें वो टैक्सेस आते हैं जो हम सरकार को डायरेक्टली पे नहीं करते हैं, बल्कि कोई सामान है, उस सामान का जो भी एमआरपी है, उसकी जो भी कॉस्ट प्राइस है, उसके ऊपर कर को जोड़ा जाता है, और फिर हम जो पैसा देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा। आकाश बेटा 2 मिनट रुक जाओ, पहले हम ये पॉइंट बता देना। 2 मिनट रुको। देखो इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मानो आपने एक चॉकलेट खरीदी, है ना? अब जो आपने चॉकलेट खरीदी वो कितने रुपए की थी? 10 रुपए की थी। इस 10 रुपए की चॉकलेट के ऊपर आपको 1% टैक्स भी देना पड़ेगा। ओके, तो आप ये समझ लो कि इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 11 रुपए या 12 रुपए हो गई। तो आपने क्या किया था? आपने यहाँ पर इस चॉकलेट को खरीदा था दुकानदार से। आपने क्या किया था? इस चॉकलेट को खरीदा था दुकानदार से। तो क्या आपने ये जो 1% का टैक्स है वो आपने सरकार को पे किया है? क्या वो आपने सरकार को पे किया है? नहीं ना। आपने क्या किया है? आपने तो उस दुकानदार को पैसा दिया है ना। अब दुकानदार क्या करेगा? वो पैसा देगा किसको? सरकार को। तो ये क्या है? ये है इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, है ना? अब शॉपिंग करने के लिए जब हम जाते हैं तो जैसे कि मान लो कि किसी ने कोई सामान खरीदा। अब किसी ने सपोज करो कोई एक ड्रेस खरीदी है। अब वो जो ड्रेस है वो थी तो 1200 रुपए की, है ना? वो थी तो 1200 रुपए की, लेकिन जब उसका पर्चा फटा, जब उसका बिल फटा, तो बिल फटने के बाद में सारी रामायण लिखकर आती है। नीचे लिखा होता है आईजीएसटी, उसके बाद लिखा होता है सीजीएसटी, उसके बाद लिखा होता है एसजीएसटी, और ये जो पर्चा फटता है कितने रुपए का? 1800 रुपए का।
समझे? तो ये क्या है? ये है टैक्सेस। लेकिन ये जो टैक्सेस हैं ये कैसे हैं? इनडायरेक्ट हैं। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये हो गया कि ये वो टैक्सेस होते हैं जो हम सरकार को डायरेक्टली जाके पे नहीं करते हैं। तो ये टैक्सेस कौन से हैं? जीएसटी। यानी कि जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ, रेस्टोरेंट वगैरह में भी होता है, बिल्कुल। मतलब मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है। ओके, अच्छा, तो ये तो बात हुई इसके बारे में कि जीएसटी इसके अंदर आता है। ओके, अब एक बात समझना, किसका फुल फॉर्म बताना है? एक सेकंड रुक जा भाई, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ भाई। तो रो क्यों रहा है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, रो काहे रहे हो? रो मत, रो मत। हम रिपीट कर देंगे, रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है? रो मत। नीरज भी वापस आ गए। सुबह सुबह रो रहे हो यार, मैं बता रही हूँ ना दोबारा से, रो क्यों रहे हो? रुको, चैट ऑफ कर दिया, अब दिमाग चलने लगेगा। गलती बस ये हो जाती है, चैट ओपन रह जाती है तो वहां चैट टक 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 लगे रहते हो, तो दिमाग चल ही नहीं रहा होता है। आधे रो रहे होते हैं, आधे मास मेंबर करा रहे होते हैं। सुनो, अब मैंने बोला कि जो जीएसटी है ये क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्सेस। ये किसके अंदर आता है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है ये? इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी कि वो पैसा जो हम सरकार को डायरेक्टली नहीं देते हैं, वो किसी वस्तु के ऊपर हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पेट्रोल है। अब पेट्रोल के जो प्राइजेस हैं वो क्या होते हैं? हमें मालूम है कि पेट्रोल जैसे कि ईरान में 4 रुपए में चल रहा है, और हमारे यहाँ पे यही जो पेट्रोल है वो 99 रुपीज में है। तो कैसे हो गया? क्या ये 99 रुपीज में? नहीं, पेट्रोल जो है वो तो 80 रुपए में ही होगा, लेकिन इसके ऊपर सरकार ने क्या कर दिया है? टैक्स लगा दिया है। तो यहाँ पे जो हम पेट्रोल का दाम दे रहे हैं 99 रुपीज, ये क्या है? इंक्लूडिंग टैक्सेस है। तो ये बताओ, पेट्रोल डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट में आएगा? डायरेक्ट में कैसे आएगा बेटा? किसी ने डायरेक्ट बोला है। तुम गए थे क्या मोदी जी के पास में, या फिर हो सकता है आप गए हो धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में उनको पैसा देने के लिए कि ये लीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी, ये हमने पेट्रोल लिया था, पेट्रोल लेने के बाद में ये जो पैसा एक्स्ट्रा टैक्स का है ये आप रख लो। ऐसे गए थे क्या तुम देने के लिए बेटा? है? कैसी बातें करते हो? तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि किसी भी चीज के ऊपर अगर आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो आप टैक्स यहाँ पर पे कर रहे हो, और ये जो टैक्स यहाँ पर आपके द्वारा दिया जा रहा है ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो हमने यहाँ पर देखा डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। अब इसी में सबसे इंपॉर्टेंट एक हेडिंग बना लेना जिसे हम कहते हैं जीएसटी। लिखो भैया, एक दो लाइनें इनके बारे में लिख लो, वरना ये बुरा जल्दी मान जाते हैं। देखिएगा, जीएसटी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। ये हमारे संविधान के अंदर संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 101 नंबर का, जिसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। कब सेलिब्रेट होता है भैया जीएसटी डे? तो आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। अगला पॉइंट, सबसे पहली बार इसकी शुरुआत कहां से हुई? फ्रांस में इसको सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था। अगला पॉइंट, अगर मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, ध्यान से आंसर करना, जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये कौन से प्रकार का होता है? ये कौन सा टैक्स होता है? कभी सुने? अरे बुद्धू, ये इसी की जगह पर आया है। बुद्धू रुक जाओ, ये जो नया आया है ना, एक्चुअली ये इसी की जगह पर आया है, समझ गए? आज पहले तो यही जान लो कि जो जीएसटी है वो कुछ नया नहीं क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर जो हम पहले वैट पे करते थे, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि अगर हमने कोई भी चीज खरीदी है, अगर हमने सपोज करो एक मोबाइल फोन खरीदा है, उसके ऊपर जो हम टैक्स देते थे पहले 1%, 2%, 3% हुआ करता था, तो इसी को अब इन्होंने एक नाम दे दिया है नया, जीएसटी, और इसमें अलग अलग स्लैब बना दिए हैं। क्या कर दिया है? अलग अलग स्लैब्स बना दिए गए हैं। तो ये जो अलग अलग आपको स्लैब नजर आ रहे हैं, इसी को नाम क्या दे दिया गया है? जीएसटी, इसको नाम दिया गया है। समझ में आ गई बात? जजिया कर कौन सा था? अरे मुन्ना, जजिया कर थोड़ी ना लगाया जाएगा हमारे देश के अंदर अब। जजिया कर लगवाओगे? चाहते क्या हो तुम? बेटा वो धर्म के लिए था। अगर आप अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं मुगल साम्राज्य के अंदर, अगर आप हिंदू रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको जजिया टैक्स देना था। उसका यहां से क्या लेना देना है? भगवान, अभी आ रहे हैं लैंड रेवेन्यू वगैरह सब बता रहे हैं। रुक तो जाओ, रुका करो पहले, बहुत तेजी से तुम लोग भागने लगते हो। तो ये हो गया कि जीएसटी है, वैट है, और वैट का पुराना नाम वैट था और नया नाम क्या है? जीएसटी। ठीक है, ये अलग अलग स्लैब होते हैं। जो सबसे ज्यादा टैक्स पे किया जाता है, या फिर जितनी भी ऐसी लग्जरी चीजें होती हैं, जैसे कि एप्पल आईफोन हो गया, ऑडी कार हो गई, एप्पल वॉचेस हो गई, लिम्बोर्गिनी हो गई, या इनोवा गाड़ी हो गई, ये जो लग्जरी चीजें हैं ना, इनके ऊपर सबसे ज्यादा आपको टैक्स देना होता है। कितना? 28%। कितना? 28%। और इसमें भी सरकार ने ये बोला हुआ है कि अगर हमारी इच्छा होगी तो हम इसको 40% तक भी आपसे ले सकते हैं, ऐसा भी बोला गया है। तो जीएसटी की बात हमने करी यहाँ पर। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, जैसे कि आजकल
चलो पुराने वाले टाइम की बात करते हैं, जब हमने देखा था कि जो अल्कोहल था, है ना, जो शराब की दुकानें वगैरह खुल गई थी ना, जब लॉकडाउन चल रहा था, फिर अचानक से अल्कोहल की शॉप्स वगैरह खुल गई थी, तो अल्कोहल की शॉप जब खोली गई थी, तो ये कहा गया था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, यही कहा गया था ना, हम अब करके बताना, यही कहा गया था ना। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, इससे हमारी इकोनॉमी का या इस पे जो हम टैक्स पे किए थे, इससे इस टैक्स का लेना देना क्या है? ऐसा क्यों कहा गया था? कुछ ना कुछ तो होगा ना। टू डू, ओके, कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा क्यों था? कोई टैक्स नहीं पे करते हैं उसके ऊपर। बेटा स्लैब का मीनिंग ये है, जैसे कि मान लो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे रोजमर्रा की हैं, जैसे कि आटा दाल चावल हो गया, तो इनके ऊपर बहुत ही कम टैक्स लगाया जाएगा। जैसे कुछ चीजें ऐसी हो गई जैसे कि पंखा, एसी, इनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा टैक्स लगेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग कैटेगरी में टैक्सेस को डिवाइड कर दिया। ठीक है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लिखा हुआ है बेटा शॉर्ट में। अच्छा, अब हम ही बताते हैं, तुम लोगों से पूछना तो बेकार है, सुनिएगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब यहाँ पे टैक्सेस की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे देश के अंदर जो सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है वो किस चीज के ऊपर लगता है? अल्कोहल के ऊपर लगता है। क्योंकि हमारा पूरा देश बहुत अच्छी तरीके से ये जानता है, और हमारे देश की जो सरकारें हैं वो और भी अच्छी तरीके से जानती हैं कि अगर किसी को एक बार लत लग गई तो फिर उसको छुड़ाना मुश्किल है, बल्कि मुश्किल क्या है, नामुमकिन है। तो आप अल्कोहल के ऊपर कितना भी टैक्स क्यों ना बढ़ा दो, उसकी बिक्री होगी ही होगी, उसकी बिक्री होगी ही होगी। लेकिन एक बात समझिएगा, यहाँ पे अल्कोहल के ऊपर जो टैक्सेस बढ़ाए गए थे, उन टैक्सेस को कलेक्ट किसने किया था? राज्य सरकार ने उसको कलेक्ट किया था, और उसके बाद में उस पैसे को भेजा गया था किसके पास में? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो ये भी एक तरीके से क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का हिस्सा बनता है। अच्छा, एक किसी ने पूछा था लैंड के ऊपर, मान लो कि किसी ने कोई लैंड खरीदा है ना, अब जब हमने कोई जमीन खरीदी है, इसके ऊपर भी तो हमें टैक्स देना पड़ेगा ना। तो ये बताओ, इसके ऊपर जो हम टैक्स देंगे वो कौन सा टैक्स होगा? डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? इनडायरेक्ट होगा, पक्का ना? अरे सिंपल समझो कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो सिर्फ दो है, एक है आपका इनकम टैक्स, दूसरा है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, दैट्स इट। इसके अलावा जितने भी आपके टैक्सेस होते हैं वो सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्स हैं, कहानी खत्म। समझ में आ गई बात? बाकी जितने क्या है वो सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ही आते हैं। कॉर्पोरेट क्या है? सपना, जब बेटा क्लास शुरू किया था तो आप क्लास में नहीं थे? जब क्लास शुरू किया था तब क्लास में नहीं थे? प्लीज क्लास में थोड़ा सा समय पर आया करो यार। ऐसे हम बार बार अगर स्टार्टिंग की सारी चीजें रिपीट करेंगे तो कैसे काम चलेगा? रोड टैक्स तुम किसको देते हो? जब तुम नेशनल हाईवे पे चलते हो तो क्या केंद्र सरकार वहां पे आके खड़ी होती है? जब तुम नेशनल हाईवे पे चलते हो तो केंद्र सरकार आके खड़ी होती है वहां पर? नहीं होती ना। तो ऑब्वियस सी बात है, किसको दोगे तुम? स्टेट गवर्नमेंट को दोगे, स्टेट गवर्नमेंट आगे उसको पहुंचाएगी। कसम से हद है। टोल टैक्स भैया, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जो टैक्स देती हैं सरकार को, उसे हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। और मैंडेटरी है कि ये जो कॉर्पोरेट टैक्स दिया जाता है, इसमें मैंडेटरी है कि 2% का जो मुनाफा कंपनियां कमाती हैं वो आपको जनता के कल्याण के लिए खर्चा करनी है। लेकिन आज तक ऐसा दिखा कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया टैक्सेस के बारे में जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, अब बजट के अंदर जो बातें बताई गई हैं इस बार की, जरा उनके बारे में एक बार बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, राजकोषीय घाटा, जिसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इस बार का जो पूरा का पूरा बजट आया था वो पेपरलेस था, हम लोग जानते हैं। लेकिन इसमें आपको जो लाइनें हम अंडरलाइन कर रहे हैं, प्लीज उसको आराम से अपने नोट्स में छाप लेना। क्या लिखा हुआ है? इस बार के बजट में बोला गया था कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंदर आने वाले 6 सालों तक के लिए कितना पैसा खर्चा किया जाएगा? इतना पैसा खर्चा किया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो पैसा खर्चा किया जाएगा, ये आरोग्य सेतु ऐप का नाम सुना है ना सबने, जो कि कोविड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अंदर बोला गया है कि आरोग्य सेतु को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इसी वाले अमाउंट में से पैसा खर्चा किया जाएगा। तो सिंपल हमें यह ध्यान रखना है कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट करने की बात इस बार कही गई है। दूसरा पॉइंट समझिएगा, जल जीवन मिशन, यानी कि पानी को कंजर्व करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए सरकार के द्वारा यहाँ पे कितना पैसा लगाया गया है? तो 287,000 करोड़ रुपीस। लेकिन ये जो पैसा है ये अगले 5 सालों तक इन्वेस्ट किया जाएगा। जो बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये फिगर्स हमको नहीं याद करनी, जो बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमको ये नहीं याद करना है कि 5 सालों तक, 6 सालों तक, तो प्लीज इस गलत फहमी से बाहर आ जाइएगा। सवाल आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि कितने सालों तक पैसा खर्चा करना है, कौन से मिशन के अंदर खर्चा करना है, और किस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है। जैसे कि जल जीवन है तो ये कौन सी मिनिस्ट्री होगी? जल शक्ति मंत्रालय हो गया, सिंपल है। ओके, अच्छा दूसरा सुनो, दूसरा क्या है? अर्बन स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है,
क्या होता है, स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, उसके अंदर इतना पैसा खर्चा किया जाएगा आने वाले 5 सालों में। तो जितने पॉइंट्स हम ये गोला गोला मार रहे हैं ना, इतने पॉइंट लिख लेना, बाद में कोई ना कहना कि मैम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। जब पढ़ा रहे तो ध्यान से सुन लो, ठीक है। अगला अगला यहाँ से आप इसको स्किप कर सकते हो, आपको यहाँ से कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये एक बार से देख लो, पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया में हर जगह पे फैलाया जा रहा है। बस अभी फिलहाल ये याद रखना कि जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वो कोची से लेके मैंगलुरु तक हो रहा है। कहाँ पे, कोची से लेके मैंगलुरु तक इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। मैंने सुबह 7 बजे की क्लास में आपको ये चीज पढ़ाई हुई है। ओके, फिर आपको यहाँ से कुछ नहीं रट्टा मारना है, ये भी आप छोड़ सकते हो, ये भी आप छोड़ सकते हो। अब सीधे आ जाओ तुम कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से कहानी बनेगी। हाँ जी, कौन बताएगा ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। जहां पे कंजम्पशन कम है वहां पे टैक्स कम होगा, सिंपल सी बात है। अभी आप गोवा में चले जाओ, फ्री में बढ़ती है वहां, गोवा चले जाओ, फ्री है वहां पे, समझ रहे हो। हाँ जी, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड रोहित तनवर, बेटा तुम्हारा ना रोज का सीन रहता है, क्लास में आधे क्लास के बाद में आते हो, फिर एफडीआई के बारे में ध्यान से समझना। एफडीआई का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे देश के अंदर इस बार जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा आया, मैंने आपको पढ़ाया था, ये सिंगापुर से इस बार सबसे ज्यादा आया। वैसे क्या होता है, वैसे मॉरिशस से सबसे ज्यादा आया करता था। एफडीआई का मतलब क्या होता है वो समझ लो। वैसे अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको हम पढ़ाएंगे। देखिए एफडीआई का मतलब क्या है, जैसे कि ये गोलू है, ठीक है, ये यूएसए के अंदर रहता है, लेकिन इसके पास में खूब सारा पैसा आ गया, ये बिल्कुल रिलायंस की तरीके से ग्रो करना शुरू कर दिया। अब इसके पास में जब पैसा बहुत सारा आ गया तो इसने सोचा कि चलो एक कंपनी हम क्या करते हैं, इंडिया में चल के खोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इंडिया में आएगा, लेकिन जब ये इंडिया में आएगा तो इंडिया में आने से पहले इसको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला पहला तो ये है, या तो वो केंद्र सरकार से परमिशन ले ले कि मुझे भारत के अंदर क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा खर्चा करना है और एक मार्केट मुझे यहाँ पर लगानी है, कहाँ, भारत के अंदर। या तो वो ये काम करे। दूसरा काम ये कर सकता है कि वो आरबीआई के पास में जाए, आरबीआई को थोड़ा सा पैसा दे और बोले कि मुझे भारत के अंदर अपनी एक मार्केट खड़ी करनी है और मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। 2 तरीके होते हैं भारत के अंदर एफडीआई आने के, ये दोनों क्या है, टाइप्स हैं। इसे हम कहते हैं दिल्ली रूट, इसे हम कहते हैं बॉम्बे रूट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक है दिल्ली रूट, एक है बॉम्बे रूट। जब भी हमारे देश के अंदर एफडीआई आएगा तो 2 रूट में से एक रूट को फॉलो किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार के द्वारा इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, यानी कि अब अगर कोई भी व्यक्ति बाहर का है और भारत के अंदर अपनी कंपनी अगर आके लगाना चाहता है तो उसको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो आरबीआई के पास में जाके अब अनुमति नहीं ले सकता। ये ऐसा इसलिए किया गया इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स और साथ में इंडिया की जो खुद की अपनी डोमेस्टिक मार्केट है ना उसको बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए ऐसा किया गया। खैर वो सब बात की बात है, वो सब हम लोग सुबह 7 बजे पढ़ ही लेते हैं। अब सुनो, तो जो गोलू था इसको कंपनी लगानी थी इंडिया के अंदर, तो जब ये इंडिया के अंदर आएगा तो हमारे लिए तो ये फॉरनर है या नहीं है बताओ, हमारे लिए तो फॉरनर है ये ना, पक्का ना। अच्छा, फॉरनर है लेकिन ये डायरेक्ट हमारे देश के अंदर आ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, डायरेक्टली हमारे देश में आ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, और इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो इसी को हमने क्या कहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब सुनना यहां पर एक और बात, जब ये भारत के अंदर आएगा अपनी कंपनी लगाने के लिए तो इसको भारत सरकार को भी तो कुछ टैक्सेस देने पड़ेंगे, हाँ या ना, टैक्सेस देने पड़ेंगे कि नहीं, या फ्री में चलो आ जाओ भाई अपनी दुकान खोल लो, है सबकी दुकान खुल रही है यहाँ पे, तुम भी एक दुकान अपनी खोल लो। हाँ, जैसे कि टेस्ला है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ला है, अब टेस्ला ने इंडिया के अंदर अपना बेंगलुरु के अंदर जो यूनिट खोला है तो उनको भी तो पैसा देना पड़ा, फ्री में थोड़ी ना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे बात समझिएगा कि ये जो पैसा सरकार को दिया गया है, सरकार इस पैसे का इस्तेमाल करती है लोगों के वेलफेयर के लिए। कौन सा वेलफेयर ये मुझे भी नहीं पता और ये तुमको भी नहीं पता, तो इसको हम छोड़ देंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। तो सिंपली एफडीआई का मतलब क्या हो गया, जब बाहर का कोई व्यक्ति भारत के अंदर आके अपनी कोई कंपनी लगाता है गवर्नमेंट रूट या फिर दिल्ली रूट के थ्रू, उसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जीएनपी के अंदर आएगा, बिल्कुल सही तुमने कहा है। अच्छा, अब एक बात समझते हैं हम यहाँ पे, वो क्या है, ये तो एफडीआई की बात हो गई। इस बार का जो बजट था उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि जितना भी हमारा डिफेंस का सेक्टर है, जितना भी हमारा डिफेंस का सेक्टर है उसके अंदर पहले एफडीआई कितना था, 49%, यानी कि 49% के जो शेयर्स थे वो इन्होंने बेच के रखे हुए थे कि जो भी बाहर की कंपनी अगर इंडिया में आती है तो 49% तक के शेयर्स हमने बेचे हुए, आप आके इसको खरीदो और हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करो। अब बोल दिया है कि एफडीआई कितना है, 74%। एक बात और समझिएगा, अगर मान लो कि कोई भी एफडीआई आता है
तो भाई उस व्यक्ति के पास में जब वो कंपनी लगा रहा है तो उसके पास में 10% शेयर होना मैंडेटरी होता है। यानी कि जैसे कि मानो ये कंपनी इसने लगाने की बात कही, ठीक है, अब इस कंपनी के जो शेयर होंगे वो तो 100% होंगे, लेकिन होता क्या है, इस कंपनी का 10% का शेयर तो मैंडेटरी है, गोलू के पास में होगा, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो सरकार के पास में रहता है। पता है क्यों? मालूम है क्यों? ऐसा क्यों होता है? सरकार के पास में क्यों रहता है? सोचा है कभी? अरे भैया, सरकार भी तो कमाई करेगी ना। टेस्ला जब हमारे यहाँ पे आई है तो उसने एक बार टैक्स दे दिया तो हम ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देंगे उसको। हम भी तो पैसा लेंगे, और यही जो पैसा यहाँ से लिया जाएगा सरकार सीधे बोलेगी कि हम तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ऐसे समझो, देखो, अब कोई दिल पे मत लेना, पहली बात तो समझिएगा। रिलायंस जो है, तुमको क्या लगता है कि हर जगह पर रिलायंस, अदानी, आपको यही क्यों देखने को मिल रहा है? कोई दूसरा क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? वाई नॉट अ थर्ड पार्टी? कभी सोचा है इस बारे में? कभी सोचा है? नहीं सोच, ऑब्वियसली बात है, यही क्यों है? अरे भाई, इन लोगों ने क्या किया है, अपने जो शेयर्स हैं वो क्या कर दिए हैं, सरकार को दे दिए हैं। सरकार वहां से प्रॉफिट कमा रही है यार। जब सरकार को कहीं से प्रॉफिट होगा, सरकार उसी को तो बढ़ावा देगी। अब तुम सोचो, तुमको पता है कि तुम्हारे एग्जाम के अंदर तुम्हारी जो हेल्प करने वाला है वो तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो जब हम पेपर देके क्लासरूम के बाहर निकलेंगे तो हम उसी को तो समोसा खिलाएंगे ना, समोसा या आइसक्रीम हम उसी को तो खिलाएंगे ना जो हमको पेपर में चीटिंग कराएगा। बिल्कुल भैया, तो यही यहाँ पे खेल हो रहा है कि हमने इतना परसेंटेज में से कुछ हिस्सा दे दिया सरकार को, अब सरकार क्या करेगी, हमको बढ़ावा देगी। यही काम हुआ। अभी आपने देखा श्रीलंका के अंदर जो वेस्टर्न टर्मिनल डेवलप करने की बात हुई, तो वो डेवलप कौन करेगा, अदानी ग्रुप करेगा। क्यों करेगा भाई? भाई उसको कुछ प्रॉफिट मिला हुआ है, यानी कि सरकार ने कुछ प्रॉफिट लिया हुआ है। तो जब प्रॉफिट लिया हुआ है तो क्या बात है, सिंपल सी बात है, कहानी तो सेट है। समझ में आ गई बात? आप समझ में आया कि ये इतना ज्यादा बढ़ावा क्यों दिया जाता है इनको? समझ गए? कहीं जाके बस बोल मत देना, अगर बोल दिए ना तो सोच लेना बेटा, खैर नहीं तुम लोगों की, बता रहे हैं तुमको, समझे? अच्छा, तो ये तो बात हो गई एफडीआई के बारे में। अब देखो आगे हमें क्या समझना है, फिजिकल डेफिसिट समझना है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखते हैं ये फिजिकल डेफिसिट की कहानी क्या है, फिर हम आते हैं इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या मतलब क्या होता है फिजिकल डेफिसिट का। हमने लिखा फिजिकल डेफिसिट, और इसकी हिंदी क्या होती है, राजकीय घाटा। क्या होती है इसकी, राजकीय घाटा। ठीक है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बताओ क्या होता क्या है सीक्रेटली। हाँ, क्या होता है? जाओ बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा जा जा। बताओ बेटा, टाइप ऑफ टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ठीक है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो वेल्थ के ऊपर टैक्स होता है, आपका एक्साइज ड्यूटी होती है, आपका जीएसटी होता है, ये सब आता है इसके अंदर। हाँ, क्या होता है राजकीय घाटा, चलो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि पेपर में ना ये पूछा जाता है, समझना इस बात को। जैसे कि सपोज करो, सरकार जो है, सरकार ने बहुत सारी जगह पे पैसा देके रखा हुआ था। ठीक है, सरकार ने क्या किया था, बहुत सारे देशों को पैसा वैसा बांट के रखा हुआ था। जैसे चाइना करता है ना, यहाँ इन्वेस्टमेंट वहां इन्वेस्टमेंट, वैसे इंडिया ने भी किया हुआ था। ठीक है, इंडिया ने सोचा हुआ था कि आने वाले टाइम में जब ये कंट्रीज हमको पैसा वापस करेंगी, तो पैसे वापस करते टाइम पे हमको इंटरेस्ट के साथ में पैसा वापस करेंगी, तो हमारे पास में पैसा ज्यादा आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल सिंपल बात है। जब तुम यहाँ पे, किसी ने तुमको चीटिंग कराई थी, तो तुम सिर्फ समोसा थोड़ी ना खिलाओगे, समोसे के साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पिलाओगे, ताकि इन फ्यूचर भी वो तुम्हारी हेल्प कर सके। समझ रहे हो? तो बस यहीं पर है, तुम चटनी के साथ में खिलाना, ठीक है। हाँ, यही है डिफरेंस, अभी बता रहे हैं, वही डिफरेंस है। देखो, अब फिजिकल डेफिसिट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए डेफिसिट का मतलब क्या होता है, घाटा, यानी कि किसी भी चीज का लॉस। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के पास में जितनी कमाई हुई है, यानी कि सरकार ने जितना पैसा कमाया है, सरकार ने उससे ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया है। मतलब जितनी कमाई नहीं हुई थी, सरकार ने क्या कर दिया, उससे ज्यादा पैसा सरकार ने खर्चा कर दिया है। तो अब क्या होगा, इंडिया को प्रॉफिट होगा कि इंडिया को लॉस होगा? हाँ, कंपनी के पास में मैंडेटरी होता है, 10% परसेंटेज रहेगा ही रहेगा, ये मैंडेटरी है। लॉस होगा ना, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो लॉस होता है यहाँ पर, ये लॉस भारत का लॉस नहीं होता है, ये लॉस किसका होता है, सरकार का घाटा होता है। ठीक है, अब सरकार का घाटा, लेकिन इसमें सरकार का कुछ नहीं जाता। क्यों नहीं जाता सरकार का कुछ? क्यों? इसमें सरकार का घाटा है, लेकिन इसमें सरकार का कुछ जाता क्यों नहीं है? पता है क्यों? एग्जैक्टली exactly। क्योंकि ये क्या करेंगे, बड़े प्यार से आएंगे और कहेंगे सिर्फ 0.99 पैसा ही तो बढ़ाया है हमने। समझ रहे हो? या प्यार से आके बोलेंगे आपके कानों में कि सिर्फ 2% तो टैक्स लगाया है हमने, और थोड़ी ना कुछ किया है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है कि जब सरकार क्या करती है, अगर हम सिंपली फिजिकल डेफिसिट की परिभाषा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, टोटल रेवेन्यू जो सरकार ने टोटल कमाई करी है ना,
और टोटल एक्सपेंडिचर, ये दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सरकार ने क्या कर दिया है, टोटल पैसा जो खर्चा किया है वो क्या है, ज्यादा है, और जो कमाई हुई है वो क्या है, कम है। इसी को हम क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अब इसकी भरपाई कैसे करेगी सरकार, देखो भरपाई कैसे करेगी। पहली चीज तो टैक्सेस बढ़ा देगी। दूसरी चीज, चीजों के ऊपर जो उसका कॉस्ट है, जो उसका प्राइस है, वो इंक्रीज कर देगी। तीसरा, या तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज के पास में जाएगी, जैसे कि रिलायंस के पास में चली गई, अदानी के पास में चली गई, या टाटा के पास में चली गई, इन कंपनीज के पास में जाएगी और थोड़ी सी उधारी ले लेगी। क्या करेगी, उधारी ले लेगी, बोरोइंग कर लेगी। ठीक है, बोरोइंग करने के बाद में जब ये सब पैसा इनके पास में आ जाएगा, तो ये जो यहाँ पे इनको लॉस होता है, इसकी भरपाई करी जाती है किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। और जब इसकी भरपाई करी जाती है तो एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल डेफिसिट हुआ था ना, उसकी भरपाई करने के लिए हमने इतने सारे तरीके इस्तेमाल किए, और ये जो तरीके इस्तेमाल किए गए इसी को हमने क्या कहा है, फिस्कल पॉलिसी। आज आपको समझ में आ गया होगा कि फिस्कल डेफिसिट क्या है और फिस्कल पॉलिसी क्या है। अच्छा ठीक है, मैं अभी एक बार से देख लूंगी क्वेश्चन, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये तो हुआ फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल पॉलिसी के बारे में। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि हमारे देश के अंदर ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये किसके द्वारा बनाई जाती है। हाँ, प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट होगा, हम ये भी कह सकते हैं, पक्का कह सकते हैं। सरकार, देखो किसी ने बोला आरबीआई, मुन्ना मैंने कहा आरबीआई का नाम लिखा है, ये बताओ, मैंने कहा आरबीआई, मैंने अभी तक आरबीआई कहीं पे इस्तेमाल किया नहीं, इस्तेमाल किया बेटा। तो ये ध्यान रखना, इसमें क्या है, मैंने आरबीआई का शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। ये कौन बनाता है, सरकार बनाती है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, अब ये जो पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा, जब हम फिजिकल पॉलिसी बनाते हैं, समझना इस बात को, जब हम फिजिकल पॉलिसी बनाते हैं तो फिजिकल पॉलिसी बनाने के टाइम पर हम क्या करते हैं, इस टाइम पे हमने जो उधारी ली होती है, हमने जो उधारी ली होती है, उस उधारी को हम बाहर रखते हुए यहाँ पे अपनी फिजिकल पॉलिसी बनाते हैं। क्यों भैया, पहले हमारे देश के अंदर जो कमी हुई है पहले हम उसकी भरपाई करेंगे, फिर हमने जो उधार लिया है फिर हम उसकी भरपाई करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बोरोइंग को माइनस किया जाता है जब हम फिजिकल पॉलिसी फ्रेम करते हैं। तो कई बार तो नहीं, बट हाँ, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी देखोगे तो उसके अंदर कई बार ऐसे जो सवाल है ना वो बन जाते हैं कि बोरोइंग जो है वो बोरोइंग करी जाएगी तो फिर क्या माइनस होगा और क्या उसमें एड ऑन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गई फिजिकल पॉलिसी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मॉनेटरी पॉलिसी, अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी हम आगे पढ़ेंगे जब बैंकिंग पढ़ेंगे, और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, ये आरबीआई बनाता है। अभी आप पेपर उठा के देख लो, बार बार सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा, ये आपकी फिजिकल पॉलिसी कौन बनाएगा, इसको रेगुलेट कौन करता है, कैसे कैसे रेगुलेशन होता है, यही सब सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया कि फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल पॉलिसी, ये सब चीजें क्या होती है, समझ गए। हाँ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आएगा इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, बिल वगैरह ठीक है। अब एक मिनट रुक जाओ जरा, एक सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, यूपीएसआई का बैच का बेटा जो लिंक है वो हम आपको अभी शेयर कर देंगे। आपको उसके लिए कोई दोबारा पेमेंट नहीं करना है, समझ गए। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आप सरकार को डायरेक्टली पे करते हो। वैट समझ में नहीं आया बेटा, वैट कुछ नहीं है, वैट का नया नाम जीएसटी है, बस और कुछ नहीं है। ओके, एक सेकेंड। क्या कॉर्पोरेट टैक्स भी इनकम टैक्स का ही पार्ट होता है, उसका पार्ट नहीं होता है। देखो, इनकम टैक्स जो है ना वो एम्प्लॉयज को देना होता है, जैसे कि हम इनकम टैक्स फाइल करेंगे या बाकी जो एजुकेटर हैं उनकी सैलरी के हिसाब से उनका इनकम टैक्स जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी देती है, इनकम टैक्स लोग देते हैं, दो अलग बातें। ठीक है, अच्छा मैम, रोड एंड जो टोटल टैक्स होता है वो सेंट्रल, बेटा ये डिपेंड करता है, जैसे कि मान लो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं वहां पे जब इन्वेस्टमेंट करती है केंद्र सरकार, तो अलग अलग हिसाब से करती है। कहीं पे केंद्र सरकार 40% इन्वेस्ट करती है, कहीं पे 10% इन्वेस्ट करती है, कहीं पे 100% करती है। तो ये स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मनीष कह रहे हैं चैट बंद मत किया करिए मैम, क्योंकि राहुल सर बंद नहीं करते हैं। अच्छा बताना भैया, चैट बंद करने से किसी को कोई दिक्कत है? मनीष सिर्फ आपको ही दिक्कत है चैट बंद करने से? बेटा चैट बंद क्यों करते हैं, हमें मजा नहीं आता है। हम चैट बंद इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम यहाँ पे चीज समझा रहे होते हैं ना, उस टाइम पे आपके अलग ही यहाँ पे चिट-चैट चल रही होती है, हम इसलिए बंद करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आपके फोकस को यहाँ पे बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है और इसमें मेरा कुछ भी नहीं जाता। ओके, फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, हम कहाँ जाके अपना सर पटके, ही बताओ। उतनी देर से कौन सी रामायण सुना रहे थे बेटा, क्या लिखा हुआ है? भाई साहब कतई जहर। अच्छा रुको, अच्छा एक मिनट को,
सॉल्व माय अरे मैं देख रही हूँ भाई, तुम लोग के सवाल ही तो आंसर कर रहे थे, बीच में ऐसा क्वेश्चन ही बोल दिए। अच्छा रुको, जीएसटी फर्स्ट टाइम कब प्रपोज हुआ था? आईबी में एग्जाम में पूछा गया था। जीएसटी जो है वो सबसे पहले प्रपोज किया गया था 2016 में, और उसके बाद में 2017 में इसको कानून बना के पूरी तरीके से लागू किया गया था। अच्छा अगला क्या है, एक सेकंड रुक जाओ भाई, जरा क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन में पूछा गया, इन विच ईयर वाज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया लेड डाउन इन द बॉम्बे? हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है पंकज राय, यही वो टाइम है जब यहाँ पे इसकी शुरुआत करी जाती है, जब वो जॉर्ज आते हैं ना, जॉर्ज अंकल जब आते हैं दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली दरबार लगता है उस टाइम पे। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड और रुक जाओ, एक सेकेंड, अगला क्या है भाई कुलजा? अरे देखो समझो, ये यहाँ पे जो इन्होंने बताया ना, ये कंप्लीशन बताया हुआ है, फाउंडेशन स्टोन ये है, कंप्लीशन ये है, ठीक है, दो अलग बातें होती हैं। ओके, और एक मिनट रुक जाओ, और क्या है? ठीक है विपेंद्र, मैम वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कोई बुक? बेटा वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कोई बुक नहीं, सिंपली आप एटलस से पढ़ो। और बुक पढ़ने की ज्यादा इच्छा है तो बुक आती है सिद्धार्थन मल्होत्रा की किताब है, बट वो बहुत कॉस्टली है, कोई लॉजिक नहीं है आपको वो खरीदने का जब आपको क्लास में पढ़ाया ही जा रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी आपका डायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो भी आपके इनडायरेक्ट का ही पार्ट बनेगा। ये टैक्सेस कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे मिल जाती है, फिजिकल पॉलिसी मैंने आपको बता ही दिया। एक सेकंड, दीपाली के क्वेश्चन का आंसर भी मैंने कर दिया है, एक मिनट और रुक जाओ। विनय मैम लैंड का रसीद कराते हैं? ओके, तो यहां तक हमने ये पढ़ा। अब हमारा सबसे डिफिकल्ट वाला टॉपिक आएगा जिसका नाम है इन्फ्लेशन। अभी पूछेंगे ये क्या होगा, कहेंगे मैम महंगाई होती है, इसी को हम इन्फ्लेशन क्या कहते हैं, बस खत्म हो जाता है। क्या होता है भैया बताओ, क्या होता है इन्फ्लेशन? महंगाई। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी का मतलब होता है कि तुमने 50 रुपए की कोई चीज खरीदी और तुमको उस पर 10 रुपए का कैशबैक मिल गया, तुमको उस पर 10 रुपए का कैशबैक मिल गया, महंगाई होती है। सब लोग महंगाई कह रहे हैं, सबके सब महंगाई बोल रहे हैं, और कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मैम टेलीग्राम पे मैसेज आप रीड ही नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? भैया जब मुझे समय मिलता है हम टेलीग्राम पे सबके मैसेज रीड करते हैं, बहुत रेयर केस में होता है कि हम रिप्लाई ना करें। ठीक है, बोरो तुमको समझ में नहीं आया? अरे मुन्ना सुनो, पता नहीं बोरो में कौन सी रॉकेट साइंस लगा के बैठा है। सुनो, हुआ क्या, सरकार के पास में 10 रुपया था, सरकार को 50 रुपए खर्चा करना था, ये पैसा कहां से लाएगी? पैसा कहां से लाएगी? या तो वो टैक्स को बढ़ा दे, या तो वो सामानों के ऊपर पैसे को बढ़ा दे। अब पैसा डायरेक्टली तो नहीं बढ़ा सकते, टैक्स के रूप में ही बढ़ाया जाएगा, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर 5 रुपए बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी तो कम पड़ रहा है ना, 50 रुपए चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये किसी बड़ी कंपनी के पास में जाएंगे और उनसे कहेंगे भाई थोड़ा पैसा वैसा लाओ, चलो निकालो पैसा। तो जैसे होता है ना, हफ्ता लिया जाता है, मूवीज में आपने देखा होगा हफ्ता लिया जाता है, देखियो मूवी में, मूवीज में देखा हफ्ता लिया जाता था, देखा है? बस वही यहाँ पर है, ये थोड़ा सभ्यता के साथ में लिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा तमीज से, थोड़ा तहजीब के साथ में लिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक, करेक्ट, ठीक है। देखो भैया समझना, तो मैंने आपको सारे टर्म्स, बजट के अंदर जो टर्म्स आते हैं, जो शब्द आते हैं, वो मैंने आपको समझा दिए, जो भी टर्म्स हैं। इसके अलावा बस एक काम और कर लेना, ये जो आपको पीडीएफ मिलेगी इसमें कुछ फिगर्स हैं, पढ़ने का मन हो तो पढ़ना, बट वो एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, फिजिकल डेफिसिट पे आपसे ये क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं कि इन फ्यूचर सरकार ने कितना फिजिकल डेफिसिट रखने की बात कही है, तो सरकार ने कहा हम अपना फिजिकल डेफिसिट 3.6 से 3.9 के बीच में रखेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। हाँ जी, तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? एफडीआई से इन्वेस्टमेंट प्रपोजल तो टोटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर नहीं, सही नहीं बैठेगा, नो नहीं। बाप रे, चंदन बोल रहे हैं हिंदी में भी समझा दिया करिए। बेटा ये कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं तब से? आपसे क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि ये जो इन्फ्लेशन होता है ये होता क्या? क्या पूछ रहे हो बेटा? इस बार का फिजिकल डेफिसिट भैया, इस बार का बजट के अंदर जो फिजिकल डेफिसिट बताया गया है, देखो 2019 से 2020 का जो बताया गया था वो 3.8% बताया गया था। ठीक है, इसके बाद में अभी वाला जो बताया गया था, उसकी बात कर रहे हैं, वो कहा गया था कि 12% बढ़ गया था इसके ऊपर। तो आपसे इंक्रीज पूछा जाएगा, आपसे इंक्रीज पूछा जाएगा, और आने वाले टाइम में बोला गया है कि इसको हम इतने पे लाके समेट देंगे। ठीक है, तो कल हम जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या रहेगा, हमारा इन्फ्लेशन रहेगा। इन्फ्लेशन के अंदर ये ध्यान रखिएगा कि हम पढ़ेंगे कि मनी की वैल्यू कब इंक्रीज होती है। जीतू साहू, किस बात का रिप्लाई करना है? आपने कोई क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछा ही नहीं है, और ये क्वेश्चन बॉक्स में भी आपका कोई सवाल नहीं पड़ा हुआ है। विल गो टू स्टेट। श्रद्धा बताओ, कल इको की क्लास नहीं है, और मंडे, और मंडे, और मंडे। ठीक है, चले फिर देना। फास्टैग जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा, ध्यान से समझना। फास्टैग जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा। टोल टैक्स की बात करोगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाएगा, दो अलग बातें हैं, ध्यान से।
राजेश, मैंने कौन सी बात का रिप्लाई नहीं किया बेटा? बुक बता तो दी बेटा आपको। इकोनॉमिक्स के लिए जो आपको किताब पढ़नी है वो आप लूसेंट पढ़ो या फिर किरण पढ़ो, खत्म। समझे? चलिए, अच्छा रुक जाओ भाई, एक बार और देख लें क्वेश्चन टैब में कोई क्वेश्चंस नए आए हैं क्या। एक मिनट रुको। इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट न्यूमेरिकल, हम लोग ग्रेजुएशन नहीं पढ़ रहे हैं। मैम डेटा याद करना जरूरी है? नहीं, जो डेटा मैंने आपको याद करने को बोला है वो आपको याद करना है। शुभेंदु, CRR अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, जब हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे वहां पे देखा जाएगा। नितेश, नितेश आपने यहाँ पे लिखा ही है, आप मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देते हो मैम, तो आपका क्वेश्चन कहाँ है? समझ रहे हो? एमपीपीएससी के लिए कोई टिप्स क्या? 2020 का जो फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट किया गया वो कितना परसेंट बढ़ा हुआ था? तो आप आंसर करोगे 12.7% बढ़ा हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे भैया। किसी का सवाल रह जाए टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा। लॉटरी किस में आता है? ये किया है इसने गजब सवाल। बताओ लॉटरी किस में आएगा? लॉटरी किस में आएगा जल्दी बताओ, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में? लॉटरी की वो देखे हो ना टिकट्स। एमपी का बजट, एमपी का बजट, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अरे सुनो, फास्टैग जो है ना, सच्चाई ये है कि फास्टैग जो है वो हर जगह पे लागू जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी आपको हम बता दें कि कुछ जगह पे वो लागू नहीं भी हुआ है। समझ रहे हो? तो फास्टैग का जो पैसा कटेगा वो डायरेक्टली जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और जहां पे आपको रोक के पैसा लिया जाएगा वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, चलो आंसर, हाँ स्टेट के पास में जाएगा बिल्कुल। वो देखो कह रहा है छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, बेटा कहने की बातें हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स का टाइम जो है वो आपका रहेगा 4 से 5 बजे। आपको भी हम लिंक शेयर कर देंगे। एक मिनट रुक जाना। क्या जो अलग अलग बैंक से लोन लेते हैं आईबी, अच्छा ठीक है, क्या वो फिस्कल पे आ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर जैसे कि मान लो सरकार को घाटा हो रहा है तो सरकार IMF वर्ल्ड बैंक इनसे जो पैसा लेगा वो आपके फिस्कल पॉलिसी में आएगा। बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, इंफीरियर गुड्स का अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, चाहे कितना भी खराब क्यों ना, हम खा के काम चला लेंगे, कम पैसे में मिल रहा है और क्या चाहिए। हाँ, यू कैन एक्सेस, यू कैन एक्सेस। जब आप यूपीएसआई वाला अभी हम आपको लिंक शेयर कर देते हैं ग्रुप पे, आप उसके थ्रू क्या कर लेना, सिर्फ उसको कर लीजिएगा एक बार से। बेटा सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है नितेश, हम पूरा बैच स्टार्ट कर रहे हैं 8 तारीख से, तुम यहाँ पे सजेशन की बात कर रहे हो। समझ रहे हो? चलो लिंक अभी हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। ओके, अच्छा इसके अलावा अभी आप लोगों से मिलेंगे अफ्रीका की मैपिंग के साथ में, तो थोड़ा सा कायदे से क्लास में आ जाना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो मधुबनी किताब आती है, हिंदी की अगर बेस्ट बुक पूछ रहे हो तो मधुबनी, अगर इकोनॉमिक्स के लिए पूछ रहे हो तो लूसेंट है। वो देखो, बाय ज्योति है, बाय ज्योति। आपका अफ्रीका